नमस्कार। सीटेट के एवीएस सेक्शन में आपका स्वागत है। ध्वनि के पार्ट 4 में आज आपसे चर्चा होगी ध्वनि के कुछ और गुणों के बारे में। इससे पहले साउंड के आपने 3 वीडियो देखे। आशा करता हूँ साउंड से संबंधित जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टॉपिक्स सीटेट एवीएस के सेक्शन में आते हैं वो सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए तो बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, जिसे हम लोग साउंड पॉल्यूशन कहते हैं, और इसके अलावा कुछ स्पेशल फैक्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद ध्वनि का ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले टॉपिक में कुछ नए साइंस के टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या है कि एक लिमिट से अधिक अगर ध्वनि हो जाए, तो इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखिएगा वो लिमिट क्या है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। तो डेसिबल में मापने के साथ साथ मैंने बताया था कि सामान्य अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो ध्वनि कितनी होनी चाहिए, या तेज़ शोर है उसकी ध्वनि कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको ये जानने की बात बहुत आवश्यक है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नॉर्मल जो ध्वनि का स्तर बताया है, बताया 45 डेसिबल। 45 डेसिबल के ध्वनि के स्तर को उन्होंने सामान्य बताया है। और इससे ऊपर ध्वनि अगर बढ़ने लगती है तो वो शोर की कैटेगरी में आती है। और जब ये शोर बहुत ज़्यादा समय तक रहता है तो इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो देखिएगा ध्वनि प्रदूषण का कारक क्या क्या है। वाहनों का शोर, वाहन जो आपके आसपास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, ट्रक इत्यादि जो निकल रहे हैं वो बार बार हॉर्न बजाते हैं, या उनके चलने के दौरान उनके इंजन से जो आवाज़ें आती हैं, तो वाहनों का जो शोर है वो ध्वनि प्रदूषण के कारकों के अंतर्गत आता है। विस्फोटकों का शोर, विस्फोटक नॉर्मली तो हम अपने आसपास नहीं सुनते हैं, लेकिन जब भी कोई त्यौहार, दिवाली, न्यू ईयर या क्रिसमस इत्यादि होता है तो हम लोग पटाखे चलाते हैं, तो उनके शोर से भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। पटाखों के शोर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। तो ये कुछ कारक हैं आपके जो क्या होते हैं, आपके ध्वनि प्रदूषण में योगदान देते हैं। जैसे कारखानों की मशीनों का शोर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कारखानों की मशीनों का शोर और लाउड स्पीकरों का शोर। इसके अलावा वाहनों का शोर। ये 3 इस तरह के कारक हैं जो आपके आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके आसपास कोई ना कोई छोटी मोटी मशीन चल रही होती है, कोई कारखाना चल रहा होता है, उसकी मशीनें ज़्यादा आवाज़ करती हैं। आपके आसपास बहुत सारे वाहन होते हैं, उनकी आवाज़ होती है। या आप देखते हैं जगह जगह लाउड स्पीकर लगे होते हैं, लोग उन पर बहुत तेज़ आवाज़ में गीत संगीत इत्यादि या धार्मिक प्रवचन इत्यादि जो भी आप आप देख सकते हैं अपने आसपास, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कारक थे जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ध्वनि प्रदूषण से हानि क्या होती है, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप इत्यादि। देखिएगा नॉर्मली आपके आसपास बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है, और हमने देखा है भारत में मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि बहुत से इलाकों में धार्मिक उत्सवों का या धार्मिक सभाओं का आयोजन किया जाता है, और वो चाहे किसी धर्म से जुड़े हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लोग चूँकि धर्म से जुड़े होते हैं तो वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अक्सर करके आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल धार्मिक स्थलों पर किया जाता है, और उनका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। देखिएगा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप जब हद से ज़्यादा उसका वॉल्यूम कर देते हैं तब ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह बात है। तो हम सब चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हों, इस बात का ख्याल रखें कि हमारे किसी भी क्रियाकलाप से किसी और को परेशानी ना हो। तो आप देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से हानि क्या होगी, अनिद्रा। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर होता है तो आपको हो सकता है अनिद्रा की परेशानी का सामना करना पड़े, आपको नींद कम आना शुरू हो। इसके अलावा हाई बीपी, है ना, हाई बीपी जो होता है, उच्च रक्तचाप। चूँकि ध्वनि प्रदूषण को हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये कई सारे शोधों में ये सिद्ध हुआ है कि हाई बीपी का एक कारण ध्वनि प्रदूषण भी होता है। अब देखिएगा इसके अलावा सुनने की क्षमता में स्थायी या अस्थायी विकार हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय तक किसी ऐसे एरिया में रहे हों या बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो, और उस ध्वनि प्रदूषण की वजह से आपकी सुनने की क्षमता में क्या हो जाए, स्थायी या अस्थायी विकार हो जाए। परमानेंटली आप बहरे हो जाएं। हो सकता है आप बहुत ऐसी जगह काम करते हो जब पूरा दिन शोर रहता हो, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां लोग धीरे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी आवाज़ को आपको सुनने में परेशानी हो, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक ऐसे स्थान पर रहे हैं जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ें आती थीं और आपको उन तेज़ आवाज़ों को सुनने की आदत पड़ चुकी थी। तो सुनने की क्षमता में स्थायी या अस्थायी विकार भी एक वजह हो सकती है ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषणों को रोकने का उपाय, वाहनों में साइलेंसरों का उपयोग करना। जो आपके वाहन होते हैं उनमें सब में का साइलेंसर का प्रयोग होना चाहिए। और आपने देखा होगा स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि में तो साइलेंसर होते हैं, बड़ी गाड़ियों में साइलेंसर इतने इफेक्टिव नहीं होते। अगर हम साइलेंसर का उपयोग करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण में थोड़ी सी कमी मिलेगी। हॉर्न का कम से कम उपयोग करना,
जब हम कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो आपने देखा होगा जब भी हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो हम बार बार हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हॉर्न का प्रयोग जितना कम हो सके उतना उचित है, क्योंकि उसके प्रयोग से भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। उद्योगों, कारखानों का शहर से बाहर स्थापित करना, जो आपके आसपास गली मोहल्लों में छोटे छोटे कारखाने इत्यादि खुले होते हैं, सरकार को चाहिए कि इन्हें कड़ाई से नियमों का पालन कराते हुए इनकी स्थापना शहर से बाहर कराए, ताकि रिहायशी इलाकों में लोगों को ध्वनि प्रदूषण का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा टीवी, रेडियो, डीजे इत्यादि को कम वॉल्यूम पर चलाना। देखिएगा, टीवी, रेडियो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ पर नहीं चलाए जाते हैं, नॉर्मल आवाज़ पे हम लोग चला लेते हैं। लेकिन आजकल के युग में आप देखते हैं डीजे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। डीजे चाहे कहीं भी बजाया जा रहा हो, वो इतनी तेज़ बजाया जाता है कि आप समझ के चलिए कम से कम आप 1-2 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ बड़ी तेज़ी से सुन सकते हैं। अब आप मान के चलिए कि कोई डीजे की आवाज़ आपको 1 किलोमीटर तक सुनाई दे रही है, तो आप सोचें जरा कि उस डीजे के आसपास जहाँ वो बज रहा है उसके आसपास के लोगों का क्या हाल होता होगा। तो डीजे इत्यादि की ध्वनि भी हमें कम वॉल्यूम पर रखनी चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें करने चाहिए। ये कुछ हानियाँ थी जो ध्वनि प्रदूषण से हमें होती हैं और ध्वनि प्रदूषण के ये कुछ कारक हैं। इसके अलावा 45 डेसिबल की जो ध्वनि है ये WHO ने मानक तय किया, याद रखिएगा आप। अब देखिएगा, एक शब्द आप सुनते हैं ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर, देखिए मफलर का मतलब क्या है, हम ठंड में क्या करते हैं अपने कानों पर मफलर बांध देते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आप किसी ऐसी जगह है जहाँ शोर ज़्यादा है और अपने आप कान पे मफलर बांध दें, तो क्या हो जाएगा, शोर थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो मफलर शब्द का जो प्रयोग है इसी संदर्भ में किया गया है कि आपकी सड़कों के आसपास जहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं वहाँ आपके घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधों का काम क्या होता है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ शोर ज़्यादा हो, ये पौधे उस आवाज़ को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, उस आवाज़ को थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ध्वनि एक तरंग है और जब कोई तरंग जनरेट होगी तो आसपास के ऑब्जेक्ट में वो जाएगी, तो उस आसपास की जो भी वस्तुएं होंगी उसको एब्जॉर्ब करेंगी। तो सड़कों पर, औद्योगिक क्षेत्रों में, रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े पेड़ पौधे जो सड़क पे लगाए जाते हैं ये ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए लगाए जाते हैं और इसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, घरों के आसपास पेड़ लगाने को ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये जाना जाता है। अगले देखेंगे, अन्य फैक्ट की बात करेंगे। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, ठोस में। देखिएगा, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड ध्वनि की जो होती है वो ठोसों में होती है, उससे कम होती है द्रवों में, सबसे कम किस में होती है, गैसों में। तो ध्वनि की चाल सबसे कम गैसों में होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोसों में होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल बढ़ती है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ये एक आप ध्यान रखिएगा, किसी भी मीडियम का, जिस माध्यम में ध्वनि जा रही है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ जाता है तो उसकी स्पीड जो है, ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकंड। तो आपको याद रखना है कि एट द रेट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी, 332 मीटर पर सेकंड। एक और चीज़ लास्ट है, आप बिजली कड़कने पर पहले आपको प्रकाश और बाद में ध्वनि दिखाई देती है। आप देखते हैं इसमें वर्षा काल चल रहा है तो अगर आसमान में बिजली कड़कती है कहीं तो आपको पहले प्रकाश दिखाई देगा, फिर ध्वनि सुनाई देगी। उसकी वजह यही है कि प्रकाश की चाल ध्वनि से ज़्यादा है। प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। मैं बता चुका हूँ आपको प्रकाश वाले वीडियोस में कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और ध्वनि की चाल कितनी है नॉर्मली, 332 मीटर पर सेकंड। कितना बड़ा अंतर है, ये लाख में है, पर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये 332 मीटर पर सेकंड है। तो अंतर है ना। तो जब भी बिजली कड़केगी तो पहले आपको प्रकाश दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि से ज़्यादा होती है, और उसके बाद आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो ये आपका ध्वनि के सारे लेक्चर आपके समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गति की, न्यूटन के गति विषयक नियम की बात करेंगे। आशा करता हूँ ध्वनि और प्रकाश आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।